गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की अबाउट द डीएनए which we will be discussing in this chapter, and these terms will be coming one after the another. मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको ये टर्म्स बार बार आएगा, तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है ताकि कहीं में भी टर्म आते हैं तो आप उनको समझ सको। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको केमिकल नेचर ऑफ द डीएनए बताया था कि किस तरीके से डीएनए के स्ट्रैंड्स बनते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो वॉटसन एंड क्रिक थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, एंड फॉर दैट दे वर इवन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। आज हम लोग बात करेंगे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, and after that we will talk about the central dogma of DNA। तो सेंट्रल डॉगमा की बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे जो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस पेयर की। देखिए, जब हम बेस पेयर कहते हैं तो आपको मैंने कहा था कि जो डीएनए है, डीएनए बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस से आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो डीएनए होते हैं वो दो स्ट्रैंड्स से बने होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और जो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं, दे आर अटैच्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेस। वो किस चीज से जुड़े होते हैं? वो नाइट्रोजनस बेस से जुड़े होते हैं। तो जो नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर होता है, तो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन है, ठीक है। तो ये चार नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो एडेनिन है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू थायमिन एंड थायमिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एडेनिन। तो ये एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कहने का मतलब है यही आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे। एक टी के साथ जुड़ेगा या टी ए के साथ। ए कभी भी सी के साथ नहीं जुड़ सकता है, न सी कभी ए के साथ जुड़ सकता है। जो जी है ग्वानिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो है दैट इज साइटोसिन, एंड साइटोसिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो है ग्वानिन। तो डीएनए के अंदर चार नाइट्रोजनस बेसेस हो गए, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन, जिसमें एडेनिन इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थायमिन एंड साइटोसिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू साइटोसिन। Sorry, guanosine is complementary to cytosine, and both of them are reverse to it also. That means vice versa. मतलब एडेनिन थायमिन का, थायमिन भी एडेनिन का है। तो ये चार बेसेस नाइट्रोजनस बेस पेयर्स डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए के अंदर कौन-कौन से नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। आप जानते हो कि डीएनए जो है वो दो स्ट्रैंड्स को मिलकर बना हुआ है। डीएनए कितने स्ट्रैंड्स को मिलकर बना हुआ है? दो स्ट्रैंड्स को। अब ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ये दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। कल भी जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस पे डीएनए बता रहा था तो मैंने आपको बताया था ये एक स्ट्रैंड 5 डैश है इसका, तो इसका जो लास्ट एंड होगा वो 3 डैश होगा, तो ये वाला 3 डैश होगा और ये वाला एंड इसका 5 डैश होगा। कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रन करते हैं। यदि पहला स्ट्रैंड 5 डैश टू 3 डैश है तो दूसरा 3 डैश टू 5 डैश होगा। यदि पहला 3 डैश टू 5 डैश है तो दूसरा 5 डैश टू 3 डैश होगा। मतलब ये हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। सो डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर और नॉट। तो डीएनए कैसे एक दूसरे से एंटी पैरेलल डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो कैसे
each other. जो आपका 3' to 5' strand होता है, that is also called as template strand और non-coding strands. जबकि जो 5' to 3' होता है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड्स कहते हैं और सेंस स्ट्रैंड. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके क्या नाम होते हैं, ये आपको याद रखना है. इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे. दूसरी बात, लीनियर एंड सर्कुलर. एक बात समझिए, जो डीएनए होते हैं, डीएनए दो तरह का होता है, या तो लीनियर होगा या सर्कुलर होगा. लीनियर डीएनए कहने का मतलब है इनमें टर्मिनेटिंग एंड्स इन्वॉल्व होते हैं. इनमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग एंड्स आर इन्वॉल्व. जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है. तो ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड में आप एक चीज देखिए, ये यहाँ पे टर्मिनेटिंग एंड है और यहाँ पे टर्मिनेटिंग एंड्स है. तो यदि किसी डीएनए के स्ट्रैंड्स के टर्मिनेटिंग एंड्स हों तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लीनियर है. ठीक है, तो यदि किसी के अंदर इन्वॉल्व है टर्मिनेटिंग एंड्स तो वो लीनियर डीएनए है. और जो न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो लीनियर डीएनए होता है. जबकि when we talk about the circular DNA do not have terminating ends. तो इनमें कोई terminating ends नहीं होता है. तो इनके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से ये जुड़े रहते हैं. ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं. तो ऐसा कोई डीएनए हो जिससे कोई टर्मिनेटिंग एंड्स ना हो तो इसे हम सर्कुलर डीएनए कहेंगे. यूकैरियोटिक सेल जो होता है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपका प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड, तो ये दोनों के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है और उस डीएनए को हम प्लाज्मिड भी कहते हैं. तो ऑर्गेनेल डीएनए जो होता है, जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के अंदर होता है वो सर्कुलर होता है और उसे हम ऑर्गेनेल डीएनए कहते हैं. और ऐसे जो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं उन्हें प्लाज्मिड भी कहते हैं. यही यदि आप प्रोकैरियोट में देखो तो प्रोकैरियोट के अंदर भी जो डीएनए होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं. सो दैट इज सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो. तो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा. सर्कुलर डीएनए एक तो ऑर्गेनेल डीएनए हो गया और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन की हम बात करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है. डीनेचर, डी मतलब रिमूवल. व्हेन वी एक्सपोज ए डीएनए टू एक्सेसिव टेम्परेचर, when we expose the DNA at an excessive temperature, then what happens? The DNA nitrogenous bases are attached with the weak hydrogen bond, and these weak hydrogen bond start breaking down, and due to which the strands get separated out. So separation of the DNA strands when they are exposed to the heat or high temperature, that phenomena is called as denaturation. समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या कहा, जब हम डीएनए को हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं, जब हम डीएनए को हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं तो उनके
नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग ब्रोकन डाउन, एंड बिकॉज ऑफ विच द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए गेट सेपरेटेड आउट फ्रॉम वन अनदर, सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। लेकिन जब हम टेम्परेचर लो डाउन करते हैं, कम करते हैं, तो वही डीएनए जब आकर एक दूसरे से स्टिक कर जाए, when the two DNA strands attaches with the hydrogen bond with one another or attaches with one another, when they are treated at low temperature, so that phenomena is called as renaturation। तो इसमें जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, वो तोड़े जाते हैं, जैसे दो स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं। इनमें जो दो स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनके जब वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं लो टेम्परेचर पे, तो स्टिकी एंड होने के कारण वो जुड़ जाते हैं, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? रीनेचुरेशन। अब सवाल ये है कि सिस्ट्रियन क्या होता है? तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द सिस्ट्रियन। सिस्ट्रियन जो होता है एक ऐसा कोई डीएनए का सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस which carry genetic information, so that phenomena is called as what? The phenomena is called as सिस्ट्रियन। जो हमारा डीएनए है, तो डीएनए का कोई एक ऐसा रीजन जो किसी एक पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करने का इंफॉर्मेशन रखता है, तो उस सीक्वेंस को हम कहेंगे सिस्ट्रियन। So it is carrying a genetic information with themselves. So that much or that sequence of the DNA is called as what? Cistrium. ठीक है? इसके अलावा एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? पहले इसे समझिए ऐसे। डीएनए का कोई ऐसा सीक्वेंस जो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट सेम रीड किया जाए, और वो सीक्वेंस कम से कम 5 नाइट्रोजनस बेसिस का होना चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि जब आप लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हो या राइट टू लेफ्ट रीड कर रहे हो, एक स्ट्रैंड को राइट टू लेफ्ट कीजिए, दूसरे को लेफ्ट टू राइट लीजिए, यदि वो सेम सीक्वेंसेस को फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। जैसे मान लीजिए CCATGG, ठीक है? अब C का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? C का कॉम्प्लीमेंट्री G, C का कॉम्प्लीमेंट्री G, A का कॉम्प्लीमेंट्री T का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, G का कॉम्प्लीमेंट्री C। तो ये मान लीजिए 5 डैश है, ये 3 डैश है, तो ये 5 डैश होगा और ये 3 डैश होगा। अब एक बात बताइए, इधर से रीड करते हैं CCATGG, तो इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, दोनों ही तरफ से आपको जब एक ही तरह के सीक्वेंसेस मिल रहे हों, so that sequence of DNA nitrogenous bases are called as पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है? और इसमें कम से कम 5 मलयालम भी, यदि मलयालम आप लिखो उसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, तो दोनों ही तरीके से वो सेम अल्फाबेट्स आते हैं उसके अंदर, तो इससे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कह सकते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। What is the important terms which we will be discussing or using into this chapter that you should understand? So this is all about the important terms. Next we move toward the central diagram. Next we move toward the central diagram of molecular biology. तो यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है? समझ में आ रहा होगा आपको? समझना है आपको, एक वाली आएगा आपको अपने आप याद रहेगा।
बात कर रहे हैं, we'll talk about the central dogma of molecular biology. यहाँ पे एक बात समझिए, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है, तो इसे समझने की जरूरत है। जैसे एक सेल होता है, तो सेल में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो कैसे रीड होते हैं और कैसे वो ट्रांसफर्ड होते हैं, उससे हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यदि आप यदि डीएनए की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। वो हमेशा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, जिसमें इंफॉर्मेशन जो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। और वो कैसे मूव करता है, जो डीएनए होता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट मींस it is the genetic material, so whatever the information that will be carried by this particular material or not, तो जो भी आपके बॉडी में प्रोटीन बन रहा है या जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, डीएनए के पास। तो डीएनए के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो डीएनए अपने जैसा कार्बन कॉपी फॉर्म कर सकता है। तो कार्बन कॉपी फॉर्म करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। कार्बन कॉपी फॉर्म करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, तो जैसे आप फोटोकॉपी निकालते हैं तो वैसे ही जब आपको मालूम है कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर सेम तरह का जेनेटिक मटेरियल है, वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि जब एक सेल डिवाइड होने वाला होता है तो रेप्लिकेशन प्रोसेस से वो अपना एक कार्बन कॉपी बना लेता है। इस कारण से जब सेल डिवाइड होगा तो उनके अंदर सेम अमाउंट एंड सेम टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल विल बी प्रेजेंट। तो ये चीज प्रेजेंट होता है कहां पर, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, और ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब सेल डिवाइड होने वाला होता है इसी प्रोसेस के थ्रू वो अपने कार्बन कॉपी को फॉर्म करता है। अब जो ये डीएनए है तो डीएनए से आरएनए बनता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए फॉर्म आरएनए, और आरएनए जो होता है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन को फॉर्म करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो डीएनए से जो बनता है वो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, और डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप यदि देखो तो इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड दैट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द सेल इज यूनिडायरेक्शनल। इज व्हाट, यूनिडायरेक्शनल। तो ये बातें क्रिक ने सबसे पहली बार इस बात को कही। तो सेंट्रल डॉग्मा को जो क्रेडिट जाता है लेने का वो किसको जाता है, क्रिक को। तो क्रिक ने सेंट्रल डॉग्मा दिया, लेकिन बाद में चलकर कुछ साइंटिस्टों ने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए है। वो क्या है, आरएनए, मतलब कि रेट्रो एनिमल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेट्रो एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म। तो जो रेट्रो एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। तो यदि किसी के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें इंफॉर्मेशन कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, उसमें जो आरएनए होता है वो पहले डीएनए बनाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन, इसे क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके अंदर आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है, और वही ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा, तो वो आरएनए पहले क्या बनाएगा? डीएनए। और आपको मालूम है कि डीएनए से डीएनए बनाने की प्रॉपर्टी होती है, फिर ये डीएनए आरएनए बनाएगा, और फिर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ठीक है, इस प्रोसेस डीएनए बनाने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं, आप जानते हैं, आपको पहले बताया है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा हाउ द इंफॉर्मेशन इज कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इन व्हिच द आरएनए इज एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल। इस पर्टिकुलर मेथड को, इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, इसको सबसे पहले जिसने बताया दैट वाज बाल्टीमोर, एंड अनदर नेम इज आल्सो इन्वॉल्व इनटू इट इज टैमरीन। तो इसमें दो लोग इन्वॉल्व थे, टैमरीन एंड बाल्टीमोर। तो इन दोनों को इस का क्रेडिट जाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फिनोमिना जो है वो केवल आरएनए के अंदर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल है, उनके अंदर होता है। और ये चीज टैमरीन एंड बाल्टीमोर ने फाइंड आउट किया था। इस कारण से हम इसे बाल्टीमोरिज्म और टैमरीन फिनोमिना भी कहते हैं। तो यदि टैमरीनिज्म और बाल्टीमोरिज्म आपसे पूछा जाता है, दैट मींस दे वांट टू आस्क यू अबाउट द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इनटू द रेट्रो ऑर्गेनिज्म। और रेट्रो ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक क्या होगा? आरएनए। तो आरएनए से पहले डीएनए बनेगा, फिर डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। सो दिस वे द इंफॉर्मेशन इज कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम one step to another, and this way in an organism the information is transmitted. So this is how the information is transmitted in the organism. तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसको किस तरह प्रैक्टिस करना है, आपको ये देखना है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे अबाउट द पैकेजिंग वर्क, हाउ द पैकेजिंग टेक प्लेस इनटू द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ये मुझे विश्वास है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।